Hello, my dear students. I welcome all of you here. This is MCQ series for modern history. इसमें हमने 5 sets already किए हैं, and this is sixth one. So for today's session, question number 1 is here on your screen. Har Bilas Sarda was instrumental in the passage of the famous Sarda Act of 1930, which provided for सारदा एक्ट जो है हरबिलास सारदा उसका नाम था जिसने बहुत ज़्यादा इस पर जो है बात उठाई। फेमस सारदा एक्ट आपने जिस मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो कि 1930 में आया था। कब आया था? सारदा एक्ट 1930 का आपको पता होगा। ये किस चीज़ के रिलेटेड था सारदा एक्ट? एंड यस, Options are enforcing monogamy, removal of restrictions on intercaste marriages, penalization of parties to a marriage in which the girl was below 14 or boy was below 18 years of age, civil marriages. And yes, the right answer is Shabash. Option C. Harbilas Sharda was instrumental in the passage of the famous Sharda Act of 1930 और ये किसके लिए था? Which provided for penalization of parties. जो शारदा एक्ट लाया गया कि ऐसे किसी भी पार्टी को, ऐसे किसी भी इंसान को सजा दी जाएगी, किसको? जो कि एक लड़की का जो है, लड़की को शादी करेगा बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, या लड़की की शादी 18 ईयर्स ऑफ एज के से नीचे करेगा। तो लड़कियों के लिए 14 ईयर्स था और लड़कों के लिए 18 ईयर्स। तो ये शारदा एक्ट लाया गया बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी। Who was the first profounder of the doctrine of passive resistance? Doctrine of passive resistance बेसिकली पहले किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस फर्स्ट प्रोफाउंडर कौन था इसका? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरबिंदो घोष। इसने लिखा था ना न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, और doctrine of passive resistance was propounded by Aurobindo Ghosh. It was based on a series of articles published by Aurobindo Ghosh. ने एक series of articles publish की थी, और Aurobindo Ghosh एक extremist leader थे। ठीक है, extremist leader थे। Okay, moving forward. Which of the following acts were passed in 1856? इनमें से कौन सा एक्ट 1856 में पास हुआ? रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो हुआ, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, बोथ ऑफ द अबो, नन ऑफ द अबो। क्या दोनों ऊपर वाले एक्ट जो है पास हुए 1856 में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट है ना ये भी डलहौजी के टाइम पे 1856 में पास हुआ, और हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट भी 1856 में पास हुआ। इसमें क्या किया गया? इसमें लीगल बनाया गया कि जो भी विडोज है, जिनके हस्बैंड जो है मर जाते हैं पहले ही और विडो है, वो फिर से दोबारा शादी कर सकती है। और रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ये है कि अगर पहले बोला जाता था कि अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करेगा, ज़्यादातर हिंदुइज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में जाएगा या बाकी किसी मुस्लिम बनेगा, उसको अपनी जो है बाप की प्रॉपर्टी से में कुछ नहीं मिलेगा। तो उसको दुरुस्त करने के लिए उसको बोला गया कि नहीं, अब उनको जो है अपनी जो फादर है उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है या हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट दोनों पास हुए 1856 में। सो बोथ द रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट एंड द हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट वर पास्ड इन 1856. Who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? Options are Subhash Chandra Bose, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad. Indian Civil Liberties Union 1936 में किसने बनाई? And yes, the right answer is Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru established the Indian Civil Liberties Union in 1936. This is the origin of human rights movement in India. The term of office of the member of the Council of States as per the Act of 1919 was 1919 जो मोंटेगो चमल्स फॉर रिफॉर्म्स के बेसिस पे एक्ट आया था, इसने जो काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स थे ना उनकी जो टर्म है ऑफिस की कितनी रखी थी? Options are 5 years, 4 years, 2 years, 6 years, and yes, the right answer is option A. The term of office of member of the Council of India as per the Act of 1919 was 5 years. ठीक? Okay. How many volunteers had accompanied Gandhi on the famous Dandi March of March 12, 1930? 13, 44, 78, 108. कितने वॉलंटियर्स ने गांधी जी को जो है, जो फेमस दांडी मार्च किया था गांधी जी ने 1930 में, जो है एकम्पनी किया, उसके साथ गए दांडी मार्च में। दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च को स्टार्ट, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ।
डांडी पे, साबरमती से निकले थे और डांडी तक पहुंच गए कोस्ट पे, और वहां पे सॉल्ट ला ब्रेक किया गांधी जी ने। तो इसको कितने डेलीगेट्स साथ थे? एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 78 डेलीगेट्स साथ थे। सो द 24-day मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 March 1930 to 6 April 1930 as a direct action campaign of tax resistance, non-violent protest against the British salt monopoly. It gained worldwide attention, which gave impetus to the Indian independence movement and started a nationwide civil disobedience movement. 78 volunteers had accompanied Gandhi on the famous Dandi March of 12 March 1930. तो कितने 78 volunteers ने उनको accompany किया था डांडी मार्च में, ठीक है, शाबाश। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल तक। मूविंग फॉरवर्ड, हु एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन, शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया। जब ब्रिटिश राज था यहाँ पे तो इंडियन विडोज के लिए स्कूल किसने खोला था? शारदा सदन स्कूल। महादेव गोविंद रनाडे, सरोजिनी नायडू, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन D. Pandita Ramabai. Pandita Ramabai started Shraddha Sadan, House of Learning at Bombay in 1889. It was a school of Indian widows in colonial India. In which session of Congress the demand of Purna Swaraj was accepted as the aim of the Congress? Purna Swaraj demand as a एम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया? कलकत्ता, मद्रास, नागपुर एंड लाहौर सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। और पूर्ण स्वराज हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये हो गया था लाहौर सेशन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो 1928 में गांधी जी डिमांडेड स्वराज इन द कमिंग 1 year फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लाहौर सेशन ऑफ 1929। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और कहाँ पे हुआ था? ऑन द टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। रिवर रवि जो है ना उसके बैंक्स पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ पे होस्ट भी किया था उन्होंने फ्लैग। द जेएनसी डिक्लेयर्ड जो है आईएनसी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया क्या? पूर्ण स्वराज एज इट इज अल्टीमेट गोल। और फिर उसी टाइम बोला गया, ये कब हुआ था ये सेशन? ये दिसंबर 1929 को हुआ था। रिवर रवि के बैंक्स पे ही फ्लैग भी होस्ट किया गया। और उसी टाइम बोला गया कि आने वाला जो 26 जनवरी है ना, फिर उस टाइम ईयर कौन होता जो आने वाला? दिसंबर 29 में 1929 में सेशन हुआ। आने वाला 26 जनवरी 1930 वाला जो होगा ना, वो बोला गया कि इसको हम आज के बाद इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसीलिए हमने फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा है 26 जनवरी को, और इसको हम मनाते हैं क्या? एज ए रिपब्लिक डे। द इमीडिएट कॉज फॉर द म्यूटिनी वॉज, द इमीडिएट कॉज फॉर म्यूटिनी वॉज, जो ये हुआ था ना स्पॉय म्यूटिनी 1859 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसका इमीडिएट कॉज क्या था? बहुत सारे कॉजेस तो थे, लेकिन उस टाइम पे क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से लोग बहुत भड़क के बाहर आ गए? ऑप्शंस आर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी ने लाया था। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका इमीडिएट कॉज था? सोशल एजिटेशन ऑफ 1856, जो कि विडो रिमेरेज एक्ट है, क्या वो था? द एपिसोड ऑफ ग्रीजेड कार्ट्रिजेस, द फियर ऑफ इंडियंस दैट दे वुड बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। बेसिकली जो इमीडिएट कॉज था ना, वो था कि इसमें एक रूमर फैल गया था, जो ग्रीजेड कार्ट्रिजेस है ना, काउ और पिग फैट से जो ग्रीजेड कार्ट्रिजेस है वो इन्होंने नए इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये एक जो है immediate cause बना। So option C here is the right answer. The immediate cause of the revolt was the introduction of new Enfield rifle and the greased cartridge. In loading the rifle, the sepoy before inserting the cartridge had to bite off its top. तो मुंह से इसको खोलना पड़ता था। It was believed that the grease was made up of the fats of cows and pigs. तो दोनों जो है इंडियन और मुस्लिम्स के लिए टैबू थे। Which religious reformer of Western India was known as लोकहितवादी? किसको बोला जाता था लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख को, आरजी भंडारकर को, महादेव गोविंद रनाडे को, बाल गंगाधर तिलक को। ये सारी वेस्टर्न साइड से रहते थे, महाराष्ट्र साइड, गुजरात साइड। तो लोकहितवादी बोला जाता था ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख was an Indian activist, thinker, social and religious reformer who belonged to Maharashtra. He is known as लोकहितवादी। ताशकंद एग्रीमेंट was signed between India and dash dash। ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन किया गया था? इंडिया और किसके बीच में साइन किया गया था ताशकंद एग्रीमेंट? ऑप्शंस आर
पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान। एंड यस द राइट आंसर इज ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड ऑन 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 को, दैट रिजॉल्व्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, जो कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, उसी को रिजॉल्व करने के लिए। द इनॉग्रल इशू ऑफ मुंबई दर्पण, मराठी वीकली एक था मुंबई दर्पण जिसका नाम था, वॉज पब्लिश्ड ऑन 12 नवंबर 1832, वॉज पब्लिश्ड ऑन 12 नवंबर 1832, स्टार्टेड बाय अ पब्लिशर रिफॉर्मर नेम्ड, किसने ये स्टार्ट किया था? जगन्नाथ शंकर, विष्णु शास्त्री, बाल शास्त्री, कृष्णा शास्त्री। एंड यस द राइट आंसर इज option C, Bal Shastri. Bal Shastri Jambedkar is also known as father of Marathi journalism for his efforts in starting journalism in Marathi language. The inaugural issue of Mumbai Darpan, a Marathi weekly, was published on 12 November 1832, started by him. For which community were seats reserved by the Morley Minto reforms? Jews, Muslims, क्रिश्चियन, सिक्स। मोरली मिंटो रिफॉर्म जो है ना, मोरली जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, मिंटो था गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, और इन्होंने रिफॉर्म्स कुछ बनाए थे, दिए थे, जिसकी बेसिस पे 1909 वाला एक्ट बना था, काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको हम कम्युनल एक्ट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसने रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया। क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया, और इसलिए इसको कम्युनल एक्ट बोला जाता है। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने किसको दिया? ये दिया मुस्लिम्स को। मोरली मिंटो रिफॉर्म्स आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट एंड डिस्क्रिमिनेटरी इलेक्टोरेट। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज वर रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फॉर मुस्लिम्स। Who among the following founded the All India Depressed Classes Federation in 1920? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन जो कि 1920 में बनाई गई, किसने बनाई? फेडरेशन आप याद रख लेना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। डिप्रेस्ड क्लास के लीडर दो नाम आप सुनोगे, एक तो B.R. अम्बेडकर का और दूसरा महात्मा गांधी का। इसमें अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप फेडरेशन वाला देखो किसने बनाया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन जो कि 1920 में बनाया गया, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, B.R. अम्बेडकर। एंड यस द राइट आंसर जो फेडरेशन वाला है ना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये B.R. अम्बेडकर ने बनाया। इट वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास और अनटचेबल। इन लेटर फेज ही अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू लीव हिंदू ऑल टुगेदर, क्योंकि इसको लगा था फिर जो गांधी जी काम कर रहे हैं लोअर कास्ट के लिए, वो भी मेरा आयवाश है, तो इनका मानना था कि जो है लोअर कास्ट के लिए, दलित के लिए बहुत जुल्म होता है। बात समझ में आ गई? ओके। Who said, let the pilgrims congregate at the beginning of the Georgian, हम इसको बोलते हैं Georgian calendar year. It should be Dhanu 1617 in Malayalam calendar. Let the pilgrims observe 10 days self-purification according to Shri Buddha's principles of 5 purities, body, food, mind, word and deed, called as Panch Dharma. ठीक है, ये किसने बोला था? एस सनकुनी, P.V. राघवन, M.S. राघवन, श्री नारायण गुरु। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ज्यादातर श्री नारायण गुरु के ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि केरल से थे। श्री नारायण गुरु सेड लेट द पिलग्रिम्स, यही वाला स्टेटमेंट ने बोला था। और जो पंचधर्म हम बोलते हैं ना, जो बुद्धा ने बोला है कि 5 प्योरिटीज हमें रखनी चाहिए, बॉडी की प्योरिटी, खाने की प्योरिटी, माइंड की प्योरिटी, वर्ड की प्योरिटी और डीड की प्योरिटी, उसको हम पंचधर्मा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पंचधर्मा। बॉडी अपनी प्योर रखना, अपनी जो सोच है, थॉट्स प्योर रखना, वर्ड प्योर रखना, डीड्स प्योर रखना और खाना अपना प्योर खाना। ऑन सितंबर 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन टू फास्ट अनटू डेथ इन यरवादा जेल। यरवादा जेल में गांधी जी जेल में थे, यरवादा जेल में, और इन्होंने 20 सितंबर 1932 को इन्होंने फास्ट स्टार्ट किया। किस बात पे, किस चीज के अगेंस्ट किया था? ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रहीज, वॉल्यूशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, कुमनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनाल्ड, कुमनल रॉयट्स इन कलकत्ता। बेसिकली अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त में रामसे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक अवार्ड दिया था, कुमनल अवार्ड, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था
मुस्लिम्स को, बहुत सारी इन कैटेगरीज को, उनमें दलित्स को भी दिया था, जो हिंदूज थे, लोअर कास्ट हिंदूज, उनको भी दिया था। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई, बोला कि इनके लिए रिजर्वेशन हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये जो है सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए सही नहीं है। तो फिर इन्होंने पूना पैक्ट किया था साइन B.R. अम्बेडकर के साथ, ठीक है। On 20th September 1932, Mahatma Gandhi began a fast in Yerwada jail in protest of the British government's decision of separate electorates. It ended by the Pune Pact. फिर 6 दिन के बाद 26 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था बिटवीन अम्बेडकर एंड गांधी। कस्तूरबा गांधी डाइड इन डिटेंशन एट यरवादा जेल, अहमदाबाद प्रिजन, आगा खान पैलेस, अहमदनगर फोर्ट। अहमदनगर फोर्ट कहाँ पे कस्तूरबा गांधी जो है उनकी जो डेथ हुई थी, डिटेंशन में हुई थी, कहाँ पे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आगा खान पैलेस। कस्तूरबा गांधी डाइड इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस। ज्योतिबा फुले died on 28th November 1850, 1859, 1870, 1890. Option D 1890. 28 November 1890. Who founded the नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा किसने फाउंड किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्य आयर, सरदार भगत सिंह, लुकमणी लक्ष्मीपत। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा को फाउंड किया था। द नौजवान भारत सभा वाज फाउंडेड बाय भगत सिंह, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इसको फिर पकड़ा गया भगत सिंह और इनको हैंग किया गया था 3 लोगों को एक साथ। द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, पहला जो डिफेंस मिनिस्टर का इंडिया का था वो कौन था? KM केरप्पा, गोपालस्वामी अयंगर, बालदेव सिंह and Sardar Patel. And yes, the right answer is option C, Baldev Singh. On 15th August 1947, India became an independent nation, and Baldev Singh became India's first Minister of Defense under the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. Netaji Subhash Chandra Bose had proclaimed the formation of Provisional Government of Independent India, Azad Hind in. इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, कहाँ पे? वेना, रंगून, टोक्यो, सिंगापुर। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगापुर में इन्हें बनाई थी। और कब बनाई थी? डेट आप बिल्कुल याद रख लेना, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, जिसको पॉपुलरली नेताजी बोला जाता था, इन्होंने बोला कि मैंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जिसको नाम, और आज़ाद हिंद, बेसिकली इनको हिंद हो गया ना, हिंदुस्तान के लिए आज़ाद जो है हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट, कहाँ पे बनाया? इसे सिंगापुर में बनाया, क्योंकि ये भाग गए थे ना यहाँ से, पहले जर्मनी गए, जर्मनी से सिंगापुर, फिर वहाँ से जापान। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को जो है नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बनाई। द आइडिया ऑफ फेडरेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, द आइडिया ऑफ फेडरेशन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, फेडरेशन का आइडिया कि एक सेंटर रहेगा, फिर बाकी प्रोविंसेस रहेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मोर्लिमेंटो रिफॉर्म्स, मोटेगो चबल्स फॉर रिफॉर्म्स, नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेहरू रिपोर्ट में। द आइडिया ऑफ फेडरेशन वॉज प्रपोज्ड इन नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू उसको हेड कर रहे थे, और नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था, एंड रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग एंड अदर्स ऑन डिफरेंट मैटर्स। लेकिन बाकी ने इसको रिजेक्ट ही किया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो है ना, उन्होंने साथ दिया उस टाइम जो है हिंदुत्व वाले ग्रुप ऑफ लीडर्स का, हिंदू महासभा का, क्योंकि मुस्लिम लीग को उन्हें कंसेशन नहीं थी, हाँ हिंदू सभा को दिया। और दूसरी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी इसके खिलाफ ही थे, वो चाहते थे कि हमें कंप्लीट आज़ादी मिले, पूरी आज़ादी मिले, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन इन्हें डोमिनियन स्टेट्स और फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति वाज, अनुशीलन समिति के लीडर कौन थे? बिरेंद्र कुमार घोष, पुलिन दास, कन्हैया लाल दत्ता, प्रफुल्ला चाकी। और आपको पता है रेवोल्यूशनरीज थे हमारे बहुत सारे, मैंने आपको रिवीजन में पढ़ा है अभी। जो अनुशीलन समिति है ना, उसके लीडर थे ऑप्शन ए, बिरेंद्र कुमार घोष, ठीक है, घोष ब्रदर्स। द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी एक ये अनुशीलन समिति, वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरेंद्र कुमार घोष एंड अरबिंदो घोष सेकंड, अरबिंदो घोष, ठीक है। तो घोष ब्रदर्स के अंडर ही स्टार्ट हुई थी। Who persuaded ratings of Royal Indian Navy to surrender on the 23rd February 1946? RIN जो है ना, रॉयल इंडियन नेवी, उस टाइम उनको किसने मनवाया, परसुएड किया, फिर आप क्या करो, सरेंडर करो 23 फरवरी 1946 को? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एंड JB कृपलानी। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
Vallabhbhai Patel and Muhammad Ali Jinnah persuaded the ratings of RIN to surrender on 23rd February 1946. A section of non-commissioned officers and sailors of Royal Indian Navy called the ratings started mutiny against the Britishers on February 18, 1946, which further resulted in the spread of hartals in Calcutta and Mumbai. Basically इनको अच्छा खाना नहीं दिया जाता था वहाँ पे और इनके साथ बहुत जो है गंदा व्यवहार किया जाता था. The company's monopoly of trade was abolished by the Act of 1793. जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका जो ट्रेड था ना, मोनोपोली, मतलब सिर्फ वही करती थी मोनोपोली, और कोई नहीं कर सकता है ट्रेड. ये किस एक्ट से एबॉलिश किया गया? 1793, 1813, 1833 पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था. तो किससे एबॉलिश किया गया? मोनोपोली ऑफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है मोनोपोली, वो किससे खत्म किया गया था? ऑप्शन सी 1833 से खत्म किया गया था. दिस एक्ट इन 1833 ब्रॉट एन एंड टू द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली. देखो इससे पहले तो ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी, लेकिन टी और ट्रेड विद चाइना जो है ना, वो इन्होंने अपने ही मोनोपोली में रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, वो भी खत्म किया गया. 1833 एक्ट ने इवन ट्रेड मोनोपोली इवन इन टी एंड ट्रेड विद चाइना वो भी खत्म किया गया था, विच वॉज अर्लियर नॉट एबॉलिश्ड इन चार्टर एक्ट ऑफ 1813. 1813 ने मोनोपोली खत्म की थी, लेकिन ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू था इसके ही अंदर. किसके अंदर? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर. वो भी फिर 1833 वाले एक्ट ने खत्म किया. सो थ्रू दिस एक्ट इन 1833 centralization of administration in India started. सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया स्टार्ट मतलब कि बहुत सारी पावर्स फिर सेंटर पे जो है सेंटर को पावरफुल बनाया गया, और फिर धीरे धीरे आप जब फिर और एक्ट्स आए गए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फिर उससे भी 1858 के एक्ट के थ्रू उससे पावर्स लेके फिर वो क्राउन को दिए गए, ब्रिटिश क्राउन को दिए गए. द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज, सबसे पहले कौन से इंडियन थे जो सिलेक्ट हुए इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए? ओके, सुरेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सी.आर. दास. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Satyendranath Tagore is the first Indian who got selected for Indian Civil Services. Satyendranath Tagore was the first Indian to join the Indian Civil Services. He was elected in ICS in June 1863. He was the elder brother of Gurudev Rabindranath Tagore. Who founded India House in London and guided under revolutionaries? ये बहुत बार मैंने आपको किया. इंडिया हाउस किसने लंदन में बनाया और बाकी रेवोल्यूशनरीज को भी गाइड किया? सर अरबिंदो, लोकमान्य तिलक, श्याम जी कृष्णा वर्मा जी एंड भगत सिंह. और वैसे श्याम जी कृष्णा वर्मा ने स्टार्ट किया था इंडियन हाउस इन लंदन और 1905 में बनाया था. और इसमें उन्होंने एक जो है वीकली एक जर्नल भी स्टार्ट किया था. द सोशोलॉजिस्ट था उसका नाम. क्या? द सोशोलॉजिस्ट. श्याम जी कृष्णा वर्मा. ठीक है, श्याम जी कृष्णा वर्मा वाज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी फाइटर एंड इंडियन पेट्रियट, लॉयर एंड जर्नलिस्ट हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी. इसने क्या बनाई? इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, इंडिया हाउस बनाया, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी इशू स्टार्ट किया इन लंदन में. ठीक है. मोहनदास करमचंद गांधी वाज कॉल्ड एज महात्मा बाय. मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. रविंद्रनाथ टैगोर gave the title महात्मा to मोहनदास करमचंद गांधी after चंपारण सत्याग्रह. The famous revolutionary song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है was composed by. ये किसने कंपोज किया? भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल कंपोज द सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, बट इट वाज रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी ऑफ पटना इन 1921. After the 1935 elections, the only two provinces out of 11 which had non-Congress ministries were, क्योंकि 11 में से 11 में से आई थिंक 8 में मेजॉरिटी आई थी किसमें? कांग्रेस में. और 2 ऐसी जो थी, फिर एक और में भी उन्हें कोलिशन बनाई थी, तो हो गए 9. तो 2 ऐसी कौन सी प्रोविंसेस थी जिसमें नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्री थी, जिसमें कांग्रेस ने नहीं बनाई थी गवर्नमेंट? बंगाल एंड पंजाब, आसाम एंड केरला, बंगाल एंड आसाम एंड पंजाब एंड केरला. तो कौन सी 2 प्रोविंसेस थी? ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब में. क्योंकि आपको पता है पंजाब में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी और बंगाल में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और जो आज का जो अभी बांग्लादेश जिसको हम बोलते हैं, तो और आधा
पंजाब जो है वो इंडिया को आया और आधा पंजाब अभी पाकिस्तान में है, और बंगाल के भी 2 हिस्से हुए, कुछ बंगाल का पार्ट अभी इंडिया के साथ है एज वेस्ट बंगाल, और कुछ बंगाल का बाकी बंगाल जो है एज बांग्लादेश है। ठीक है, सो ऑप्शन है बंगाल एंड पंजाब। Provincial elections were held in British India in the winter of 1936-37 as mandated by the Government of India Act 1935. Elections were held in 11 provinces: Madras, Central Provinces, Bihar, Orissa, United Provinces, Bombay Presidency, Assam, Northwest Frontier Province, Bengal, Punjab and Sindh. After the 1935 elections, the only 2 provinces out of 11 which had non-Congress ministries were Bengal and Punjab. ठीक है बच्चा लोग, तो बंगाल एंड पंजाब में नॉन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ PDF एंड इंशाल्लाह ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो MCQ सीरीज है कंटिन्यू रहेगी बराबर 1 महीने तक, जब तक हमारी जो सारी मॉडर्न हिस्ट्री ना वो जुबानी आपको याद हो जाएगी। और बाकी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी की भी MCQ सीरीज में करा रही हूँ। अकाउंटेंसी भी मैंने स्टार्ट किए। कोई बच्चा अगर हमारे बैच में जुड़ना चाहता है, NT वाला बैच हमने स्टार्ट किया और सुपरवाइजर बैच फॉर फीमेल्स, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। हमारी जो WS अकेडमी की ऐप है वहाँ पे आपको बैच मिलेंगे, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।